चलिए, सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। वेरियस सेल्स क्या होते हैं, क्या जितने भी सेल में ऑर्गेनेल्स थे, कितने कितने पार्ट्स इस सेल के कंपोनेंट में क्या क्या रहता है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ के रखा हुआ है। और फिर मैंने सोचा कि इस पूरे सिस्टम्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आपके डिफरेंट टिश्यूज़ की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। क्लास लेट इसलिए हो गई कि थोड़ी शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया था, आज दूसरी क्लास में भी मैं एंगेज था। ठीक, तो जो सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं कर पाएंगे तो आराम से हो जाएगा। जहाँ कहीं भी कार्डियो शब्द आपके पास बायोलॉजी में आए, जहाँ कहीं भी हम लोगों के पास कार्डियो शब्द आए, यह कार्डियो शब्द सीधा रिलेटेड रहता है हार्ट से। कार्डियो शब्द जैसे डॉक्टर हो गया, क्या नहीं चल रहा है, ठीक। कार्डियो शब्द जो है वह हार्ट से रिलेटेड रहेगा। जैसे डॉक्टर जो हार्ट का है उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक। और हार्ट की स्टडी या फिर हार्ट से रिलेटेड स्टडीज को हम लोग कार्डियोलॉजी कहेंगे। जैसे हार्ट स्ट्रक्चर की स्टडी अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यह कार्डियोलॉजी कहलाएगा। अगर पूरा हार्ट की स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी। और डॉक्टर जो हार्ट की सर्जरी करता हो, हार्ट का स्पेशलिस्ट हो, उस स्पेशलिस्ट को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो दो सेक्शन हम लोग देख पा रहे हैं इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। एक कार्डियो शब्द दिख रहा है आपको और एक वैस्कुलर शब्द दिख रहा है। वैस्कुलर शब्द आपको कहीं भी देखने को मिले तो आप सीधा संबंध इसका नाप लेंगे ब्लड के साथ। तो ब्लड वैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट ब्लड का पूरे सिस्टम हम लोग देख पाएंगे, उसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ठीक। अब इस ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में कैसा होता है कि एक जगह से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है कि वो सभी जगह जा रहा है। सबसे मेन सेंटर कौन होगा, हार्ट होगा। कैसे जाएगा उसको हम लोग धीरे से देख पाएंगे, ठीक। और वो सिस्टम जो पूरे ब्लड को सर्कुलेट कर रहा हो पूरे ऑर्गन्स में, वो सिस्टम कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। वो सिस्टम क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या पूरा सर्कुलेशन ब्लड का डिफरेंट ऑर्गन्स में हार्ट के द्वारा की स्टडी को हम पूरे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। वो एक निश्चित फ्लो के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता रहता है। उस सर्कुलेटरी सिस्टम को हमको एक्चुअली पढ़ना है, ठीक। इसको हम लोग परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को परिसंचरण तंत्र भी हम लोग कहते हैं। सबसे पहले इसकी स्टडी की गई थी एक साइंटिस्ट के द्वारा, उनको हम कहते हैं विलियम हार्वे। या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को भी हम लोग एंजियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। एंजियोलॉजी, एंजियो शब्द भी अगर देखोगे तो भी वो ब्लड वेजल्स के, जैसे कि आपने आर्टरीज सुना होगा, वैस्कुलर का अर्थ ही वही हो गया, आर्टरीज, वेन्स, ये सब आप लोगों ने सुना होगा ना, उसको हम वैस्कुलर के अंदर डालते हैं।
तो अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, है ना, उस स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र का जो स्टडी है वो एंजियोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। इसलिए एंजियोग्राफी हुआ बोलते हैं हम लोग, हार्ट में देखते हैं अपन लोग, बाईपास सर्जरी भी कैसा होता है, थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं क्या दिक्कत है ना। तो ये चीज़ आप रखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसको कहा जाता है, एक साइंटिस्ट हुए जिनको हम फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहते हैं, वो है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे को हम लोग फादर एंजियोलॉजी कहते हैं। ये पूछा जा सकता है आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी किसको कह रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में भी देख सकते हैं अपन लोग, लेकिन आप लोग केवल डायग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना करके रखें तो एकदम ही आसान हो जाता है चीज़ें। देखो फिश में भी ब्लड का सर्कुलेशन आप स्टडी कर रहे हैं, तभी भी वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही आएगा। अगर आप किसी फ्रॉग में भी सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो रहा है ना, किसी भी ऑर्गन से, तभी भी आप देखेंगे, तभी भी वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएगा। आप किसी छिपकली के ऊपर भी सर्कुलेशन देख रहे हैं, तभी भी वो ह्यूमंस के अंदर भी आप सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं, तो वो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन की पूरी स्टडी को हम लोग ये कहते हैं। हार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी, हार्ट, क्योंकि यही पूरा कर रहा है ब्लड को। पहले हार्ट पढ़ लेते हैं, फिर ब्लड पढ़ लेंगे, है ना, कि ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बाकी दिक्कत हो तो आप लिख सकते हैं। हार्ट में अगर आप देखेंगे, इसको हम लोग पंपिंग सिस्टम कहते हैं। आपको तो पता होगा कि हार्ट कंटिन्यूसली पंप करता रहता है ब्लड को, तो इसको हम लोग पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी कहते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो मोटा मोटी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ब्लड और हार्ट से रिलेटेड है ना। सर्कुलेशन की स्टडी कर रहे हैं आप ब्लड की डिफरेंट डिफरेंस से, तो वह कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम करा रहा है। हार्ट की स्टडी को हम लोग कार्डियोलॉजी कहेंगे, हार्ट की स्पेशलिस्ट को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को हम लोग एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस एंजियोलॉजी के जो जनक थे वो विलियम हार्वे हैं, ठीक। तो ये पूरा सिस्टम आप लोगों के पास आया। दूसरा, अगर हम लोग डिफरेंट तरीके से देखा जाए कि इस हार्ट में ब्लड कितने बार आता है वापस और कितने बार वो डिफरेंट ऑर्गन्स में बढ़ता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हार्ट में ब्लड कितने बार आता है। जैसे कि अगर आप मानव के हिसाब से देखोगे, मानव हृदय के बारे में देखेंगे, तो हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। लेकिन अगर आप किसी फिश में देखने की कोशिश करेंगे तो 2 बार आने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिश एक बार अगर ब्लड केवल हार्ट से जा रहा है, उसको हम लोग सिंगल सर्किट के नाम से जानेंगे। और अगर 2 बार ब्लड हार्ट में आ रहा, वही ब्लड आ रहा है, तो वह डबल सर्किट के नाम से हम लोग जानेंगे। धीरे धीरे करके स्थिति क्लियर हो जाएगी, कोई समस्या उसमें नहीं होगी। तो सिंगल सर्किट और डबल सर्किट हम लोग 2 हिस्से देख सकते हैं। सिंगल सर्किट कैसे देखेंगे, हार्ट में केवल एक ही बार ये सेक्शन आ रहा है। तो अगर आप देखें इसमें, अगर मान के चलिए फिश एक एग्जांपल लेते हैं। फिश में क्या होता है कि हम लोगों को सिंगल सर्किट देखने को मिलता है। फिश में हम लोगों को सिंगल सर्किट देखने को मिलता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक जगह कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हार्ट कर लेंगे, उसके बाद सेल्स की तरफ कर लेंगे। गाड़ी के लिए पेट्रोल तो केवल ब्लड ही है ना, और कुछ तो नहीं है। इस कारण से मैं क्या कह सकता हूँ कि हम लोग इस तरह से एक सिस्टम बना लेते हैं जिसमें सिंगल सर्किट आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ हम लोग अगर मान के चलिए डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट एक बार हार्ट के पास ब्लड आ रहे हैं,
फिर ऊपर से, नीचे से, पैर से, हाथ से, सब जगह से हार्ट में ब्लड जाता है। इसके केस की बात कर रहे हैं सिंगल सर्किट में। फिर हार्ट का काम क्या है कि वो ब्लड में ऑक्सीजन, देखो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट के पास गया है, ठीक, तो वो ऑक्सीजन से, उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है ना, हार्ट से निकलेगा तो उस ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ब्लड में ऑक्सीजन आ रहा है, इस वजह से ब्लड में कुछ ऐसी कोशिकाएं होंगी जो ऑक्सीजन को पकड़ रहे होंगे, जिसके कारण से ब्लड रेड है। इसका कारण यह है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, पढ़ेंगे आगे धीरे से, ठीक। इसके बाद हार्ट के बाद ब्लड जाने के बाद जो हिस्सा फिश का वह हिस्सा जो रेस्पिरेशन में मदद करता हो, जैसे कि ह्यूमन के केस में लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन में मदद करता है, वैसे ही फिश में गिल्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। लंग्स में भी ये लंग्स कर रहा है ना, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज रहा है, फिर सीधा ऑक्सीजन लंग्स की तरफ जा रहा है, फिर लंग्स क्या कर रहा है कि ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करता है ना, ऐड करने के बाद फिर वो हार्ट सर्कुलेट कर रहा है सब चीज़ को, कि बॉडी पार्ट से आया गिल्स, देखो गिल्स के पास जाएगा, उसके बाद ये ऑक्सीजन इसको फिल करेगा, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये चले जाएगा। तो एक ही बार इस तरह से सर्किट हम लोगों को फिश के केस में देखने को मिलता है। तो फिश के केस में हम लोगों को सिंगल सर्किट देखने को मिलता है, लेकिन ह्यूमन के केस में थोड़ी सी चीज़ें अलग है। कैसे अलग है इसको देखते हैं। अगर आप देखोगे लंग्स, अगर ये हम लोगों के पास है, यहाँ पे मैं लिखूंगा लंग्स, उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे एक और सेक्शन बना देता हूँ ताकि आपको डायग्राम्स से पूरी चीज़ें कवर हो जाए, और यहाँ पे मैं ऑर्गन्स के लिए रख लेता हूँ। अब इस हिस्से में देखना कि इसको डबल सर्किट क्यों कह रहे हैं, ठीक, डबल सर्किट क्यों कह रहे हैं। ह्यूमन के केस में हम लोगों के पास टोटल हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अगर ये हिस्सा हार्ट है और मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं तो हार्ट में हम लोगों के पास टोटल 4 हिस्से, 4 चैम्बर्स आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन में कितने चैम्बर्स प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे ह्यूमन हार्ट में, तो आप क्या बोलोगे कि 4 चैम्बर्स प्रेजेंट है, ठीक। ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम लोग कहते हैं ऑरिकल्स। क्या कहते हैं? ऑरिकल्स। ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम ऑरिकल्स कहते हैं। अलिंद के नाम से जानते हैं हम लोग, अलिंद, ठीक, अलिंद। और नीचे के 2 चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो एक को हम लोग ऑरिकल्स या एट्रियम के नाम से जान रहे हैं, और दोनों को, और दोनों चैम्बर के नीचे को हम लोग नीलय या फिर वेंट्रिकल्स के नाम से जान रहे हैं। तो टोटल 4 चैम्बर्स आपको ह्यूमन में देखने को मिल रहे हैं। ऊपर के दोनों ही ऊपर के चैम्बर्स को हम लोग एट्रियम, ऑरिकल या फिर अलिन के नाम से जान पा रहे हैं। उसके बाद नीचे के दोनों चैम्बर्स आपको वेंट्रिकल्स के रूप में जान रहे हैं, इसको हम लोग नीलय कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये चैम्बर्स, एक बात तो पता हो गई होगी आपको, इतने सारे मैंने बना दिए। तो जो इस तरफ से आप सीधा इस तरफ से हाथ रखेंगे और राइट साइड में जो आएगा उसको हम लोग राइट ऑरिकल कहेंगे। राइट ऑरिकल, 4 चैम्बर है, जो राइट साइड में आया वो राइट ऑरिकल। मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ तो मेरा उल्टा हाथ की तरफ हम लोग RA लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो उस तरफ से तो राइट है ना, और जो लेफ्ट है उसको हम लोग लेफ्ट ऑरिकल्स के नाम से लिख रहे हैं। उसी प्रकार से दोनों दूसरे चैम्बर्स को हम लोग राइट वेंट्रिकल लिख रहे हैं, और इधर वाले चैम्बर को हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल कह रहे हैं। तो देखो ऊपर के दोनों चैम्बर्स ऑरिकल्स कहला रहे हैं, और नीचे के दोनों ही चैम्बर्स आपके वेंट्रिकल्स कहला रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, अगर मैं यहाँ पे ऑर्गन्स लिखूँ, यहाँ पे मैं ऑर्गन्स लिखूँ,
जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ऑक्सीजन यूज करके, ये ऑक्सीजन यूज करके फिर से एक ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे शरीर में आए, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स में फिर वापस आए। इस वजह से ऑर्गन्स जो है वो ऑक्सीजन से रहित ब्लड को राइट ऑरिकल में भेजते हैं, हार्ट के राइट ऑरिकल्स में ब्लड को भेजते हैं। उसके बाद होता ये है कि राइट ऑरिकल्स से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। ठीक, राइट वेंट्रिकल्स के बाद ये ब्लड जाता है सीधा सीधा लंग्स के पास। एरो बना देते हैं ना, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, इसके बाद ये इस तरफ ऐसे आगे बढ़ गया, फिर ये जाता है लंग्स में। समझने का प्रयास करना, ऊपर के दोनों ही चैम्बर्स यही पढ़ना है आपको, क्योंकि फिश वाला तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। डबल सर्किट कैसे हुआ, डिफरेंट ऑर्गन्स राइट ऑरिकल्स के पास पूरे ब्लड को ऑक्सीजन उस ब्लड में आ जाए, इस कारण से भेजते हैं। कहाँ पे? राइट ऑरिकल्स के पास। राइट ऑरिकल्स या फिर एट्रियम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। नीचे के दोनों चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट ऑरिकल्स से राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड फिर आता है, फिर राइट वेंट्रिकल्स से लंग्स में जाता है। आपको पता है कि लंग्स में हम सांस के माध्यम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से हम ऑक्सीजन को ला रहे हैं। ऑक्सीजन लंग्स में आ रहा है। लंग्स में आने के बाद ये सीधा जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। अब जो ब्लड आएगा वह ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन से बाइंड किया हुआ ब्लड रहेगा। इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। ऑर्गन्स से राइट ऑरिकल्स के पास ब्लड गया, राइट ऑरिकल्स से राइट वेंट्रिकल्स में गया, टेंशन मत लो, RA-RV भी काम बन जाएगा। RV के बाद ब्लड, इस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, इसी कारण तो लंग में भेजा जा रहा है, लंग्स के पास गया। लंग्स में जाने के बाद ये सीधा वापस से फिर राइट ऑरिकल्स में ये ब्लड वापस आता है। ठीक, फिर राइट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ऑर्गन्स के पास चले जाता है। तो हुआ क्या क्या देखो कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन्स गया। ठीक, ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड। अब आप देखो हार्ट में ब्लड कितने बार आया, आया कहाँ? ठीक, इतने बार। एक बार RA में आया, एक बार LA में गया, और गया भी 2 बार। इस कारण से इस सिस्टम को हम डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं या फिर डबल सर्किट कहते हैं। ये एक मॉडल हो गया आप लोगों के लिए, जो आप ह्यूमन हार्ट के केस में या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप इनको देखेंगे। कोई दिक्कत है तो बिल्कुल बता दें। डिफरेंट कुछ मटेरियल्स जो हैं वो हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है। जितने भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो भी ब्लड के द्वारा ही सर्कुलेट होता है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि यूरिन का फॉर्मेशन भी ब्लड की वजह से ही होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। इतना समझ में आया तो आप मेरे को बता दें कि ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को बता दो। ध्यान कुछ नहीं, केवल इस सिस्टम को बस ध्यान पे रखना, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है।
ठीक है। डबल सर्किट सिस्टम, ध्यान देने वाली बात। तो क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर नाम सुना होगा। बर्ड्स में जितने भी स्तनधारी जीव है, मैमल्स में, किसमें बोल रहा हूँ, बर्ड्स में, पक्षियों में, मैमल्स में, स्तनधारी जीव, पक्षियों में, क्रोकोडाइल्स। दूसरा आप बोल सकते हो एलिगेटर, देखे तो होंगे ना, नहीं देखे होगे तो जू चले जाना, बहुत सारे एलिगेटर देखने को मिल जाएगा। इन सब में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं हार्ट में। लेकिन अगर आप फ्रॉग में देखोगे तो फ्रॉग में आपको केवल और केवल 3 चैम्बर्स देखने को मिलेंगे फ्रॉग केस में, 3, जिसमें से 2 ऑरिकल्स तो रहेंगे राइट और लेफ्ट, लेकिन वेंट्रिकल्स जो रहता है वह केवल 1 हो जाता है। तो 1 वेंट्रिकल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रॉग। तो फ्रॉग के हिस्से में जितने भी एम्फीबियंस है, बोलते हैं ना एम्फीबियंस, जो पानी और जमीन दोनों में ही रह जाए, उनमें हम लोगों को 1 वेंट्रिकल देखने को मिलता है। फिश के बारे में देखा जाए तो फिश में हम लोगों को कोई भी इतने सारे चैम्बर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान पे रखनी है ना। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, चलें आगे। चलो, अब अपन लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बढ़िया से डायग्राम इंटरनेट से भी देख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक काम करता है, रेड वाला ही यूज़ करता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया है, ह्यूमन के हार्ट को लिया और ह्यूमन के हार्ट को लेकर के मैं उसको इस तरह से चाकू से काट दिया, इस तरह से ऊपर से नीचे तक। सेब लिए, ऊपर से काटते हो नीचे, है ना, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो हार्ट को हम लोग काट करके देखने की कोशिश करेंगे, उसका स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से दिखेगा। सेब को भी हम लोग इस तरह से काट देते हैं ना तो बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, तो आउटर स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सब देखेंगे धीरे धीरे। हार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पान के आकार जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। हार्ट जो है वो लंग्स के बीचों बीच इस तरह से प्रेजेंट रहता है। अगर आप लंग्स बनाओगे, इस तरह से आप लंग्स बनाते हैं, ठीक, इस तरह से हम लोग लंग्स अगर बनाए तो 2 लंग्स के बीच में इस कारण से यहाँ पे आपको हार्ट देखने को मिल जाएगा। 2 लंग्स रहते हैं हमारे पास, यहाँ पे हार्ट देखने को मिल। इस कारण से अगर ये लंग्स में निमोनिया हो जाएगा तो ये पूरा हार्ट को दबा देता है। इस कारण से हार्ट अटैक होने की संभावनाएं किसमें? निमोनिया पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं। ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। हार्ट का वेट अगर आप देखेंगे तो यह लगभग 300 ग्राम का वेट वाइज हार्ट का वेट होता है। 300 ग्राम्स आप लोगों को वेट देखने को मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसका शेप ट्राईएंगुलर होता है, ट्रायंगल जैसा, त्रिभुज जैसा आकार आपको देखने को मिलता है। ठीक, पान के पत्ते जैसा मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कई लोग होते हैं ना, बना बुनी के रख दिए हुए, या फिर कई जगह लिखा हुआ था हृदय बंद मुट्ठी के आकार का भी होता है। ऐसा बंद कर दोगे तो कैसा दिख रहा है, उस आकार जैसा भी देखने को मिलता है। दोनों ही फेफड़ों के मध्य में रहता है, ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक, लेकिन आप देखोगे थोड़ा सा लेफ्ट साइड बाएं की तरफ थोड़ा झुका हुआ रहता है।
इस कारण से लगता ऐसा है, हृदय जो है थोड़ा बाएं की तरफ झुका हुआ रहता है इस तरफ। इस कारण से लगता ऐसा है कि लेफ्ट साइड है हमारा हार्ट। जब वो धड़कता है तो उसका जो रेंज आता है ना वो लेफ्ट साइड आता है, इस कारण से ऐसा लगता है कि, लेकिन एक्चुअल में वो दोनों लंग्स के बीच पे प्रेजेंट रहता है। ये आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक, बाकी स्ट्रक्चर की तरफ अगर अपन लोग देखने की कोशिश करें तो हार्ट का पहले ऊपरी लेयर को देखने की कोशिश करेंगे, बाहर वाला लेयर को देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं हार्ट को उस तरह से काट दिया जिस तरह से मैं आपको बताया, और मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक, तो आपको कुछ इस तरह सा आकार देखने को मिलेगा। आप वो लोग भी बना लो, ज़्यादा सही वही है ना। और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका करके रखेंगे तो बेटर रहेगा। इस तरह से वॉल बना देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। इस तरह से मैं जिस टेक्निक से बना रहा हूँ आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे इजी वे बता रहा हूँ जिस तरह से आपको हार्ट एकदम अच्छे से हार्ट में स्ट्रक्चर समझ में आराम से आ जाएगा। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर वाइज ये देखने को मिलेगा। और इसको कलर कर देते हैं। इसकी जो आउटर लेयर है, जो मैं इस तरह से पिंक कलर में बना रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको, इस तरह से। ये जो आउटर लेयर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब हार्ट का जो सबसे बाहरी वाला लेयर आपको देखने को मिल रहा है, इस लेयर को हम लोग कहेंगे पेरिकार्डियम। इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। हिंदी में भी इसी को यही बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो आउटर लेयर जो हार्ट का है वो क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से यह घिरा रहता है। एक्चुअल में ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है, इस कारण से इसको अपन इस लेयर को हम लोग हार्ट की कवरिंग कह सकते हैं कि पेरिकार्डियम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, एक इसका जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है, इसमें दो लेयर होते हैं। एक हिस्सा आपका आउटर लेयर कहलाता है और उसके अंदर वाला, देखो ये और ये वाला लेयर जो बोल रहा हूँ ना, ये आउटर और इनर लेयर, दो प्रकार का लेयर इसमें देखने को मिलता है। इस कारण से मैं बोलूँगा कि ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कवरिंग ऑफ हार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप पेरिकार्डियम कहते हैं। इन दोनों के बीच वाले खाली वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी हम लोग इसको कहते हैं। तो आउटर प्लस इनर लेयर आपको देखने को मिल गया। इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच का जो खाली हिस्सा है, इसको हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान पे रखे रहो, जब मैं टिश्यू पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि पेरिकार्डियल का आउटर लेयर जो है वह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता है। फाइब्रस, मैं पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा याद रख लो इसको, है ना। उसके बाद तो ये ध्यान पे आ जाएगा। मैं यहाँ वहाँ पे भी जिक्र करूँगा इसको दूसरे बार। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आउटर लेयर में प्रेजेंट रहता है और इनर वाले लेयर में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। ये ध्यान पे रखे रहो, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान पे रखे रहो, मैं इन सब के बारे में आपको टिश्यू वाले चैप्टर में जरूर बताऊंगा। उस समय इसको पढ़ाता तो पेरिकार्डियम समझ में नहीं आता, बाकी फिर मैं वहाँ पे डील कर दूंगा। दोबारा याद दिलाऊंगा, आप पेरिकार्डियम को ध्यान पे रखे रहना। तो आउटर लेयर में आप लोगों को पेरिकार्डियल कैविटी, मतलब दोनों आउटर और इनर के बीच में आपको पेरिकार्डियल कैविटी देखने को मिलेगा। एक्चुअल में स्पेस का काम करता है। इस पेरिकार्डियल कैविटी का जो मेन फंक्शन है वो, अगर मैं देखने की बात करूं, मेन फंक्शन क्या है? ये हार्ट को जर्क से बचाता है। जर्क से बचाने वाला काम कौन करता है? हार्ट को। अरे भाई, इतना ये भी इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, हार्ट भी ऐसा होता रहा, तो जर्क लगता है कि नहीं लगता? तो जर्क ना लग जाए इस कारण से पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, इस जितने भी जर्क, बाहरी जर्क है, उन सब को बचाने का काम
पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है। उसी कारण से मैं कहूँ कि दूसरा जो है, ये दो मेम्ब्रेन को एक दूसरे से चिपक मत जाए, ये दोनों ही मेम्ब्रेन एक दूसरे से चिपक ना जाए, इस कारण से ये इसमें मदद करता है। दूसरा, ये हार्ट को मॉइस्चर प्रदान करता है, यह हार्ट को मॉइस्चर प्रदान करता है। क्या क्या बोल दिया इतना सारा, है ना। दो लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर आपका पेरिकार्डियम कहता है, जो जिसकी कवरिंग को हम लोग, हार्ट की कवरिंग को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम के दो हिस्से हैं, एक आउटर और इनर। आउटर लेयर आपका याद रखने के लिए बोला बस कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना हुआ रहता है, और इनर वाला जो लेयर है वह एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बना हुआ रहता है। आउटर और इनर दोनों के बीच वाले हिस्से को हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान पे रखे रहना। पेरिकार्डियल कैविटी जो है, सीधी सी बात है, घर्षण के या फ्रिक्शन के से भी बचाने का काम करेगा। जो चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है तो फ्रिक्शन का संभावना उसमें हो जाता है ना, तो फ्रिक्शन से बचाने का काम भी पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है। तो ये कवरिंग की बात हम लोगों को देखने को मिल गया। ठीक, अब आपको दो चैम्बर्स के बारे में मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। दो चैम्बर्स के बारे में एक काम करता हूँ, इस हेडिंग को फिलहाल अभी हटा देता हूँ, है ना, ताकि अच्छे से बन जाए डायग्राम। उसके बाद हम लोग इसको डालते जाएंगे। इसी एक डायग्राम में पूरा क्लास हो जाएगा अच्छे से, ध्यान पे रखे रहना। अच्छे से बड़ा सा बना लो भाई, और इसी को रिवाइज कर लेना। ये देखो, 1 2 3 4, कितने चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट ऑरिकल, बताया। इसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट ऑरिकल। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, नहीं राइट वेंट्रिकल। इसको हम लोग राइट वेंट्रिकल कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। ठीक है, अब देखो, इस ब्लड, इस पूरे हिस्से में जो ब्लड है वो ऑर्गन से इस हार्ट के पास राइट ऑरिकल में आएगा। ठीक, तो इस हार्ट के पास हमारे पास बहुत सारे ऐसे पाइप्स रहते हैं, इसके बारे में भी अभी डील करूंगा मैं। पाइप्स प्रेजेंट रहते हैं। एक पाइप ऊपर होता है, इसको हम लोग ब्लड वेजल्स के नाम से जानते हैं। एक पाइप ऊपर होता है और एक पाइप नीचे होता है। तो ऊपर वाले को हम लोग सुपीरियर कहते हैं। सुपीरियर हो गया ना, सुपीरियर ही तो है। नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इंफीरियर। तो ऊपर वाले को हम लोगों ने सुपीरियर कहा, नीचे वाले को इंफीरियर कहा। एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, क्या क्या तो पढ़ाता है बायोलॉजी में, क्यों। और दूसरा इंफीरियर वेना कावा। काम क्या है इन दोनों का? सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, और इंफीरियर वेना कावा जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो, वो ब्लड को सीधा राइट ऑरिकल में लाने का काम कौन करता है? वो करता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक, तो ब्लड तो यहां पे इसके थ्रू आ जाएगा। आप देख सकते हो ये राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट है एक वॉल की मदद से। इस वॉल को हम लोग कहते हैं एट्रियो है, एट्रियम कहते हैं, ऑरिकल है, वेंट्रिकल है, इस कारण से वेंट्रिक्यूलर, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर। वॉल को हम लोग बायोलॉजी में सेप्टा कहते हैं। अब वॉल भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा से
ये चारों, ये दोनों चैम्बर्स एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। क्या क्या पढ़ा है अभी तक, इसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो हार्ट की आउटर कवरिंग को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। छोटा करूं, चलो पहले हार्ट का सिचुएशन देख ले, क्या कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो हार्ट जो है वो दो लंग्स के बीचों बीच प्रेजेंट रहता है। दोनों लंग्स के बीचों बीच प्रेजेंट रहने की वजह से, है ना, थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड झुका, इस कारण से मैंने इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका दिया है। ठीक, दूसरा एक्चुअल में ये जो इस पार्टीशन जो है ना, इसको भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुकना चाहिए। ठीक, और हार्ट लेफ्ट साइड होने की वजह से ऐसा लेफ्ट साइड झुका होने की वजह से ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट साइड है, लेकिन एक्चुअल में वह बीचों बीच लंग्स के जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, ये बात हम लोगों को ध्यान पे रखनी पड़ेगी। 4 चैम्बर्स हम लोगों के पास हार्ट में रहते हैं, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। हम लोग अलिंद और नीलय के बारे में पढ़ा। दोनों ऊपर वाले को हम लोगों ने ऑरिकल्स कह दिया, नीचे वाले को हम लोगों ने वेंट्रिकल्स कह दिया। जो राइट साइड में उसको राइट ऑरिकल कह दिया, जो लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट ऑरिकल कह दिया। जो राइट साइड में उसको राइट वेंट्रिकल कह दिया, जो लेफ्ट साइड में उसको अपन लेफ्ट वेंट्रिकल कह दिया। ठीक, इतना भी हमको पता चल गया। डिफरेंट ऑर्गन्स से जो ब्लड आ रहा है वो इसमें सप्लाई जो कर रहा है, उसमें से 2 ऐसे ब्लड वेजल्स हैं जिनको हम लोग सुपीरियर वेना कावा या फिर इंफीरियर वेना कावा के नाम से जान रहे हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ा। कुछ फंक्शंस पढ़े हम लोगों ने पेरिकार्डियल फ्लूइड के, जो कि मॉइस्चर से मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है हार्ट को। एक्सटर्नल जर्क, और 2 लेयर के बीच में अगर लिक्विड रहेगा तो जर्क नहीं आएगा ना, चिपकेगा नहीं एक दूसरे से, यही बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक, सोचो कितना अच्छे से बना हुआ है सब। तो चीज़ें जानने वाली चीज़ है, आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। दूसरी बात, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से ब्लड यहाँ पे आया तो ऑरिकल्स में एकदम से बहुत सारा ब्लड आ गया, आया। ऑरिकल्स में बहुत सारे ही ब्लड हम लोगों के पास आ गए। जैसे ही ब्लड आया तो सीधा वो वेंट्रिकल्स के पास नहीं जाता, लोड बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। लोड ना कुछ ना तो कुछ बढ़ जाएगा। तो ये वेंट्रिकल्स, ये ब्लड ना जाए तो ऐसा एक द्वार टाइप का, जैसे गेट टाइप का ऐसा बंद रहता है पहले। इस गेट को कहते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। अरे जैसे हम लोगों के पास नल में एक वॉल होता है ना, वैसे ही है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आया तो यह बंद रहता है। ठीक, इसको बंद करके और खोलने का काम एक ऐसा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है, ऐसा जो इसको जैसे कि ये खींचता है तो ये खींचता है तो जाके बंद हो जाएगा, छोड़ेगा तो खुल जाएगा। इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल जा रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का से। इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉर्डा टेंडिनी। क्या कहते हैं? कॉर्डा टेंडिनी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्डा टेंडिनी। शायद जरूरत ना हो इतनी आपकी। कॉर्डा टेंडिनी, कॉर्डा टेंडिनी हम लोग इसको कहते हैं। भाई ये खींचेगा रस्सी टाइप का, छोड़ेगा तो बंद हो जाएगा। तो ट्राइकस्पिड वाल्व का काम क्या है? इसमें 3 ऐसे फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप, है ना। तो इस कारण से ट्राई नाम शब्द कर दिया। ठीक, कप जैसा दिख रहा है, कप सीड कर दिया इसको। तो ये ऐसा बंद रहता है। जैसे ही ये कॉर्डा टेंडिनी छोड़ता है ना, रिलैक्स करता है तो ये खुल जाता है। जैसे इसको खींचता है तो ये बंद हो जाता है। कॉर्डा टेंडिनी का काम यही है। ठीक, फिर जैसे ये ब्लड यहाँ पे आया तो ब्लड का फ्लो जो है, हम लोग ब्लड को बनाते हैं इसमें से। तो ब्लड यहाँ से ऐसा राइट वेंट्रिकल में है, यहाँ से ऐसा है। फिर ब्लड का फ्लो इसके थ्रू ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड का काम क्या है? राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में
किसको भेजना, ब्लड को, एंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक ठीक, ऐसा ही वॉल्व यहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है, ऐसा ही वॉल्व यहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है कि भाई ये हमेशा थोड़ी खुला रहेगा, नहीं तो फट से पूरा ब्लड इसके अंदर घुस जाएगा। यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, इस वॉल्व को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो, इसको अपन लोग कहते हैं हार्वेशियन वॉल्व। जो सुपीरियर वेना कॉम्बी में होता है उसको अपन लोग हार्वेशियन वॉल्व के नाम से जानते हैं। अरे जान लो, पता चला किसी को हार्ट वार्ट का रिपोर्ट देख रहे हो तो आपको पता रहेगा, नहीं तो फिर ऊपर से जाता है कई चीज़ें। हार्वेशियन वॉल्व 10% भी समझ जाओगे ना, पढ़ाया होगा, थोड़ा डिटेल में जाता हूँ मैं, लेकिन 10% भी समझ जाएंगे तो काफ़ी होगा आपके लिए, वैसे मेरे को पता है ये बात। दूसरा क्या है, सर इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, ऐसा भी होता है। यूस्टेशियन वॉल्व जानने में क्या दिक्कत है, जानकारी केबीसी में जाओगे तो पूछेगा। सुपीरियर वाल्व में जो सुपीरियर वेना कावा में जो ऐसा वाल्व रहेगा और लेफ्ट इंफीरियर में जो वाल्व रहेगा उसका हम लोग यूस्टेशियन वाल्व या हार्वेशियन वाल्व कहते हैं। जानकारी रख सकते हो, याद नहीं रख सकते, देखो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। जैसे ही ब्लड यहाँ पे पहुँचा तो ये आपके पास पहुँचा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड है वह एक वेजल के थ्रू लंग्स में जाता है। राइट वेंट्रिकल के बाद लंग्स में जाएगा, अभी पढ़ाया मैं। तो ये वेजल को हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। अब ये जो ब्लड है ये कैसा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस ब्लड को यहाँ पे मार्क कर लो कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं आया है। यहाँ पे भी जो ब्लड गया है, देखो ये ब्लड जो गया है ये सीधा इस वेजल में जाएगा इस तरह से। ये देखो इस तरह से आगे बढ़ गया। ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है लंग्स की तरफ। क्यों जा रहा है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करवा करके भेजना है। ये आप लोग ध्यान पे रखे रहना। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग लिखो, तो मैं आगे बढ़ूंगा। कोई भी दिक्कत है किसी को भी, जो भी देख रहे हैं। ठीक, ऐसा पाइप बोलोगे आप फिलहाल अपने भाषा में, हम लोग ब्लड वेजल बोलते हैं। ठीक, जो हार्ट से लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाए। ठीक है, ठीक है सुलेखा मैडम, बिल्कुल सही बात। तो ऐसा ब्लड वेजल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लंग्स के पास जाए उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आपको मैं बताऊंगा आर्टरी क्या होता है ना, थोड़ा देर बाद। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरीज जो है, देखो आर्टरी का काम ही यही होता है, आर्टरीज जितने भी होते हैं वो सब ऑक्सीजन कैरी करते हैं सब। मतलब वो ब्लड का डिफरेंट ऑर्गन्स में लेकर के जाते हैं ना, तो वो ब्लड में हमेशा ही ऑक्सीजन होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी केवल एक ऐसा वो है, क्या बोलते हैं, आर्टरी है जो ब्लड कैरी तो कर रहा है लेकिन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। धमनिया के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, आर्टरीज को, है ना। फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी को कहते हैं हम लोग। यह अशुद्ध रक्त फेफड़े तक पहुंचाती है। कहने का मतलब यही है कि यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से करता है ये भी ध्यान पे रख रहना है कि राइट चैम्बर से फॉलो कर रहा है। राइट चैम्बर से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट चैम्बर से आप लोगों के पास लंग्स की तरफ जा रहा है।
लेकिन आपको ध्यान पर रखना है कि आर्टरीज एक ऐसा ब्लड वेजल है जो, अरे ब्लड वेजल मतलब रुधिर वाहिकाएं, इसी की बात कर रहा हूँ। ब्लड को आप लोग रुधिर कहते हैं, वेजल्स को आप लोग वाहिकाएं कहते हैं, ठीक। तो वो जा करके आपको ले करके जा रहा है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी जो है, आर्टरीज का काम ही यही है कि हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। लेकिन एक्सेप्शन या अपवाद कहेंगे तो आर्टरीज एक ऐसा अपवाद है जिससे आप कहेंगे कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन क्योंकि हम लोगों के कुछ पेपर्स में बहुत आता है, इस कारण से मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक। दूसरा अगर आप देखो, मैंने थोड़ा सा वेन्स के बारे में बता दिया, वापस फिर पढ़ेंगे। दूसरा अगर मैं कहूँ, लंग्स के बाद फिर से हार्ट में क्या आएगा, ब्लड। लेकिन अब जो ब्लड आएगा वो कैसा रहेगा, आपको भी पता है। अब जो ब्लड आएगा वो ब्लड ऑक्सीजन से लेकर के आएगा। तो दूसरी बार लंग्स से हार्ट में ब्लड लाने का काम जो कर रहा है, वो वाला वाहिका जो है वो है पल्मोनरी वेन। तो ब्लड वेजल्स में आप लोगों के पास एक आर्टरीज होता है और एक दूसरा वेन्स होता है, ये तो पता है। तो पल्मोनरी वेन्स, वेन्स क्या होते हैं, वेन्स जैसे कि ये वेन हो गया, ये वेन ने क्या किया कि डिफरेंट ऑर्गन्स से इसने हार्ट में ब्लड लेकर के आया, ठीक। तो ये ब्लड हमेशा ही डीऑक्सीजनेटेड रहेगा। अपवाद में केवल पल्मोनरी आर्टरी है, लेकिन आर्टरी क्या करता है, हार्ट से सभी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने का काम कौन करता है, आर्टरीज। लेकिन ये जस्ट उल्टा है, पल्मोनरी वाला जस्ट उल्टा ही काम कर रहा है। वैसे ही वेन्स में मैं क्या बोला कि ये ब्लड को सभी ऑर्गन से हार्ट में लेकर के आता है, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसा अपवाद है जो ऑर्गन से हार्ट में लेकर के ब्लड को ला रहा है। वेन्स का ओरिजिनल काम क्या है कि वो ब्लड को हार्ट से सभी ऑर्गन में लेकर जाए, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑर्गन से हार्ट में लेकर के आ रहा है, जिसमें लंग्स से हार्ट में लेकर के आ रहा है। यही हुआ ना, इस कारण से ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। लिख लेना अच्छे से। पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं, जितने भी शिराएं हैं, वह क्या करते हैं, वह जो ब्लड कैरी कर रहे हैं वो अशुद्ध रुधिर प्रवाहित करते हैं, ठीक है, ये ध्यान पे रखे रहना। लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजन शुद्ध भी बोल सकते हैं आप, ब्लड्स को हार्ट में सप्लाई करते हैं, ये ध्यान पे आप रखे रहेंगे। उसके बाद अगर आप कहें, उसके बाद मैं कहूँ तो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में एकदम से ब्लड ना आ जाए, इस कारण से यहाँ पे भी एक इस तरह से वॉल प्रेजेंट रहता है। लेकिन अब इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल नहीं कहेंगे, इसमें दो फ्लैप्स हम लोगों को देखने को मिले, इस कारण से ये बाइकस्पिड वाल्व कहलाएगा। तो बाइकस्पिड वाल्व जो है वो किसके किसके बीच में रहता है, ये पूछ सकते हैं आपसे। लेफ्ट ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में, ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, हृदय कपाट के नाम से हम लोग इन वल्व्स को जानते हैं, ठीक। कपाट की तरह ही तो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद ये अब कहाँ जाएगा, ये अब जाएगा डिफरेंट ऑर्गन्स में। अब आर्टरीज एक टोकाएगा,
अब वो आर्टरी को हम लोग कौन से कलर से बनाएं? वाइट ठीक है, ब्लू ओवर वाइट रहा है लेकिन ठीक है, दूसरा कलर से लेते हैं इसको, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक, तो ये जा गया आपका इस तरह से। ये देखो ग्रीन कलर में जो मैंने बनाया है ये आप लोग ध्यान पे रखे रहो, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब ये हार्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है ये वाला पाइप जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस वाले ब्लड वेजल से क्या करेगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी ऑर्गन्स में भेज देगा। इस वाले ब्लड वेजल को हम लोग कहेंगे सिस्टमिक आयोर्टा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टमिक आयोर्टा। तो किस तरह से ब्लड हार्ट में एक बार आकर के फिर लंग्स में जा करके फिर वापस हार्ट में आता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। बाइकस्पिड वाल्व को हम लोग हिंदी में द्विपार्टीय वाल्व के नाम से जानते हैं। ठीक, काम क्या है इसका, सीधी सी बात है, ये एंट्री करवाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये बैक फ्लो भी रोकेगा ना, वेंट्रिकल से ऑरिकल पे ब्लड ना जाए, इस कारण से हम लोग इन सब चीज़ों को ये कह रहे हैं। डिफरेंट तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं नए डायग्राम से, इसको फ्रेश डायग्राम से भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। मोटा मोटी आप लोगों के लिए ये फिलहाल यही कॉमन है जो आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हार्ट कैसे धड़कता है और ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितना ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, ये सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको बहुत अच्छे से बना लेना, बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, ये सब आपको बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान पे रखना है। चलो फिर से बनाने की कोशिश, सेम चीज़ को, और मन ही मन बोलते जाना कि क्या क्या है ये, है ना। ये हम लोगों ने एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम बनाया, इसके बाद फिर हमने क्या किया, ये मैंने एक ऑरिकल बनाया, ये देखो सारे बायो वाले लोग क्या क्या पढ़ाते रहते हैं ऐसा लगता होगा। फिर ये मैंने बाइकस्पिड वाल्व बनाया, फिर ये मैंने ट्राइकस्पिड वाल्व बनाया, उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर से एक पेरिकार्डियम लेयर बनाया, ये थोड़ा मस्त झुका हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ा, ठीक। नेक्स्ट देखो, राइट ऑरिकल में हम लोगों के पास एक नोड प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग कहते हैं SA नोड। ठीक, अब देखो न्यूरॉन्स का कनेक्शन किस तरह से अच्छा रहता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो नर्वस सिस्टम में जितने सारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम में जितने भी सेल्स प्रेजेंट, जितने भी कोशिकाएं नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन से रिलेटेड जितने भी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। पढ़ेंगे उनका भी स्ट्रक्चर। यहाँ से इस तरह से ऐसे फाइबर कनेक्शन आपको देखने को मिल गया। मतलब अब क्या हो गया, ये जब ये ब्लड यहाँ से आता है तो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब तो ऊपर भेजेगा ना ब्लड को प्रेशर से। उसके बाद क्या होता है कि जब राइट वेंट्रिकल इस ऑरिकल से इस वेंट्रिकल की तरफ आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये सब मसल रीजन है, ये पूरा मस्कुलर रीजन है, समझे। तो ये जो हिस्सा है ना, ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को ऊपर की तरफ और भेज देता है। अरे फोर्स चाहिए ना चढ़ाने के लिए, है ना, उस फोर्स को हम लोगों को ध्यान पे
रखना पड़ेगा। तो जैसे ही ये ऐसे नोड थोड़ा सा इस लेफ्ट साइड में ऑरिकल के पास प्रेजेंट होता है, और जैसे ही ये जाके सिग्नल देता है एक और को, जिसको हम लोग कहते हैं एवी नोड। अब क्या क्या मैंने बोल दिया, एस ए नोड को हम लोग क्या कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। एवी नोड को हम लोग कहते हैं, स्टार्टिंग कहां से है, यहां से, स्टार्टिंग क्या हुई यहां से, इसलिए एस ए नोड को हम लोग क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर मतलब कि उसने इस कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने के लिए मैसेज देना स्टार्ट कर दिया। किसने, एस ए नोड ने, ये ध्यान पर रखना है। एवी नोड क्या अपन लोग बोलते हैं, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। कोई बात नहीं, अगर आपको ये नाम याद नहीं होते, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। सॉरी, ऐसे नोड को हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपर राइट कॉर्नर में, थोड़ा सा राइट कॉर्नर में हम बना लेना इसको, आर ए एस राइट ऑरिकल में प्रेजेंट रहता है। राइट ऑरिकल में प्रेजेंट रहता है और ये मैसेज देता है किसको, एवी नोड को। ठीक, अब एवी नोड से एक ब्रांच निकलता है, सब न्यूरॉन्स का खेल है ना, इस तरह से ब्रांच निकलता है और बीचों बीच इस वॉल से आगे बढ़ता है। इस वॉल को हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। अरे हिज पिक्चर मत बोल देना, बंडल ऑफ हिज। ऐसे से एवी गया मैसेज, मैसेज के बाद ये चले गया आपका बंडल ऑफ, बंडल ऑफ हिज। जैसे ही नीचे तक की तरफ पहुंचता है तो ये वेंट्रिकल्स में बहुत सारे शाखाएं बनाना स्टार्ट कर देता है। ये वेंट्रिकल्स में बहुत सारे शाखाएं बनाना स्टार्ट कर देता है। ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये देखो इस तरह से फाइबर देखने को मिलता है। इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पुरकेंजी फाइबर्स। हे भगवान, यही दिन बचा था क्या कि सर ये इतना सारा नाम सुनते रहेंगे। अरे सिंपल है, ऐसे नोड के बाद एवी नोड, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज के बाद पुरकेंजी फाइबर्स, हो गया। इस तरह से मसल्स जो है वह कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। अब समस्या ये हो गई कि हार्ट के वॉल में, हार्ट का जो वॉल है उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। हार्ट के वॉल में हम लोगों के पास टोटल 3 लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। वो 3 लेयर के नाम आप लोग केवल ध्यान पे रख लो। अगर मैं इसका वॉल पकड़ूं यहाँ से और इसको ऐसे काट दूं तो इस तरह से मेरे को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और वो 3 लेयर्स हमारे सामने आ जाएंगे कुछ इस तरह से। ये 3 लेयर जो है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएंगे। वो 3 लेयर्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे बाहरी वाली लेयर को हम लोग कहते हैं एपिकार्डियम। क्या कहते हैं? एपिकार्डियम। एपी मतलब बाहर होता है। ठीक, सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम और एपिकार्डियम के बीच वाले लेयर को हम लोग कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। तो हार्ट का वॉल को हम लोग टोटल 3 भाग में दिखा सकते हैं।
ये हार्ट वॉल मैंने बनाया है। ये किस तरह से हार्ट धड़कता है, इसको मैसेज मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये वेंट्रिकल्स किस तरह से, ये वाला आपका LA है, ये LV है और ये RV है। वैसे आप लोगों में जो स्ट्रक्चर है वो एकदम एलिमेंट्री है, ज़्यादा अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो एपिकार्डियम आपको ध्यान पे रखना है, ठीक, और मायोकार्डियम आपको ध्यान पे रखना है, एंडोकार्डियम आपको ध्यान पे रखना है। एपिकार्डियम और मायोकार्डियम, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम को दोनों को ही आप बोल सकते हो कि ये एपिथेलियल टिश्यूज से मिलके बना हुआ रहता है। एपिथेलियल टिश्यूज से मिलके बना हुआ रहता है, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक, तो जो कई लोग के हार्ट में धड़कन कम हो जाए तो उसको एक पेस मेकर लगा देते हैं, उसको पेस मेकर कहते हैं। धड़कन कम हो जाए तो ये हार्ट धड़कता कितने बार है? 72 बार, आपको तो पता है 72 बार 1 मिनट में इस तरह से धड़कना स्टार्ट करता है। ठीक, वो धड़कना हम लोग को सुनाई क्या देता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे सुनाई, क्या सुनाई दे रहा है। और हम लोग वो एक्चुअल में वो धक 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 कर रहा है ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन वो धक 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 नहीं कर रहा है, वो कुछ और साउंड है, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या है। ठीक, तो उस साउंड को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो आप उस साउंड को हम लोग हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। हार्ट साउंड, ये देखना इंटरेस्टिंग है। हार्ट साउंड आप लोग बिल्कुल नहीं बोलोगे कि वो धक 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 कर रहा है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को हटा दो कि हार्ट का साउंड ऐसा होता है, बिल्कुल हटा देना इसको दिमाग में। देखो एक चीज़ ध्यान पे रखना, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ कि चीज़ें सिकड़ रही है, आप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इस कारण से मसल फूल जाता है यहाँ पे, इसको अपन लोग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आप इस तरह से खोल दिए तो इसको रिलैक्सेशन कहते हैं। इसी तरह से ये जो मायोकार्डियम का लेयर है, मेनली मायोकार्डियम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है, ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, इकट्ठे हो जाते हैं तो ब्लड ऊपर की तरफ भागने लग जाता है ना, ये ब्लड ऊपर की तरफ चलने लग जाता है। तो हार्ट साउंड जो है वो 2 टर्म आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। एक हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग टेक्निकली सिस्टोल कहते हैं, है ना, और रिलैक्सेशन को मतलब हार्ट एकदम रिलैक्स हो गया है, इसको हम लोग डायस्टोल कहते हैं। तो 2 टर्म आप लोगों को मेडिकल टर्म में ध्यान पर रखना पड़ेगा, एक सिस्टोल, दूसरा है डायस्टोल। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप सिस्टोल कह रहे हैं, और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो आप डायस्टोल कह रहे हैं। ये आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है। ये आपको सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक, प्रकुंचन के एक प्रक्रिया हम लोग इसको कह देते हैं, और आकुंचन, प्रकुंचन इज सिस्टोल एंड आकुंचन इज डायस्टोल। और हार्ट के धड़कने के लिए हमको पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है, पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है हम लोग को हार्ट के लिए। इवन कैल्शियम भी रेस्पॉन्सिबल है, ये भी ध्यान पे रखे रहना, कैल्शियम भी रेस्पॉन्सिबल है। पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम रेस्पॉन्सिबल होता है हार्ट के लिए, सोडियम भी रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब आप देखो जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, जैसे ही ब्लड जा करके ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स की तरफ आ गया,
तो ये जो वॉल्व आपके लोगों के पास जो पार्ट बन गए हैं, ये जा करके बंद हो जाते हैं, ऐसे बंद हो जाएंगे ताकि जो ब्लड नीचे आ चुका है वो वापस ना जाए। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन के समय की बात बता रहा हूँ। वो उस साउंड को हम लोग कहते हैं लब। उस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? लब। वो साउंड क्यों आया? क्योंकि ये बंद हो गए इस कारण से। और ये लब साउंड कब आया? जब सिस्टोल का हुआ हार्ट में। और ये लब क्यों आया? क्योंकि जितने भी वाल्व्स हुए वो क्लोज हो गए। ये तो साउंड आया लब। ठीक, इस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? लब। और ये फर्स्ट हार्ट साउंड कहलाता है, फर्स्ट हार्ट साउंड कहलाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वेंट्रिकल्स के पास आ गया, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो करके यहां पे जो इतने भी ब्लड वेजल्स थे, ये ब्लड वेजल में ब्लड गया, यही थी था। जितने भी ब्लड वेजल्स थे, इस ब्लड वेजल में ब्लड गया तो वापस ना आ जाए, तो ये भी अपने वॉल्व को बंद कर देते हैं। ये वॉल्व को बंद कर, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड पे डाल दिया। ठीक, और ये यहाँ के वॉल्व्स जो है ये बंद हो जाएंगे और ये हमको सुनाई दिया जाएगा। और इस जिस तरह से इस साउंड को हम लोग को देखने को मिलेगा, वो साउंड को हम लोग बोलते हैं डब। हे भगवान, क्या क्या बोल दिए हम तो धक ही धक सुन रहे थे, लेकिन ये लब और डब बता रहा है। ठीक, फर्स्ट हार्ट साउंड को अपन क्या बोलेंगे? लब। सेकंड को डब। ये कब हुआ? जब हार्ट रिलैक्स किया, रिलैक्सेशन में हम लोगों को देखने को मिले। और किसके कारण हुआ? वाल्व्स क्लोज हुए। किसके किसके? पल्मोनरी आर्टरीज के, और सिस्टमिक अओर्टा के। यही हुआ कि उस वर्ल्स के तो साउंड मिला करके हम लोग को बोल जाता है लब डब लब डब लब डब लब डब। ये लब डब है। वो वॉल्व बंद हुआ, लब। ठीक, और आउटर्स के वॉल्व या फिर लंग्स में जाने वाले ब्लड या लंग्स के आने वाले, उसको बोले हम लोगों ने डब। तो एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, तो हम लोग को लब डब इस तरह से हम लोगों को साउंड नजर आने लग गया। और ये जो हार्ट साउंड हम लोग जिससे सुन सकते हैं, कान से नहीं सुन सकते, हमेशा कान ही मत बोले करो। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं, पता होगा आपको, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। अरे जो डॉक्टर ऐसे गले में लगा लगा के घूमता रहता है ना, वही है स्टेथोस्कोप। ठीक, अगर आप इस हार्ट साउंड को ग्राफ के माध्यम से स्टडी कर रहे हो, उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं फोनोकार्डियोग्राफी। फोनोकार्डियोग्राफी। अगर आप इस हार्ट साउंड को ग्राफ के माध्यम से देख रहे हो, इसको हम लोग फोनोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप बता देना। इस कारण से जो हार्ट के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, और उनकी परीक्षण या हार्ट के मसल्स के परीक्षण हम लोग एक और टेक्निक से करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ECG। कार्डियक मसल्स जितने भी होते हैं उनको हम लोग ग्राफिकल फॉर्म पे देखने को मिलता है। तो आप लोग देखोगे ECG करवा लो भाई जा करके। ठीक, तो ग्राफिकल फॉर्म किसका? एक्टिविटी ऑफ हार्ट मसल्स।
इसको हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं? ईसीजी। पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आप हार्ट के मसल की एक्टिविटी चेक कर रहे हो कि वो बढ़िया से धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, रिलैक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब मसल्स का ही खेल है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। तो हार्ट साउंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लब दब साउंड आपको ध्यान पर रखना है। ठीक ठीक। ईसीजी के फादर को हम लोग इंथोवेन, ईसीजी का जो जनक है उसको हम लोग इंथोवेन के नाम से जानते हैं। इंथोवेन, ENTHIOVAN। इनको हम फादर ऑफ ईसीजी कहते हैं। सबसे पहले इसको रिकॉर्ड किया गया था वॉलर के द्वारा। वॉलर के द्वारा सबसे पहले इसको रिकॉर्ड किया था। इसको फर्स्ट रिकॉर्ड कौन किया था? वॉलर। ठीक। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है तो भाई पूछ लो। नो सर लिखा हुआ है इसमें। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है एकदम प्रेशर से जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फिर हार्ट रिलैक्स करता है, इसका भी एक प्रेशर मापा गया है। ठीक। तो सिस्टोल का एक प्रेशर हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कितना प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो गया, इसको नापा गया और इसको पाया गया कि 120 mmHg है। प्रेशर को हम लोग मिलीमीटर मर्क्यूरी से नापते हैं। ठीक। जब रिलैक्स किया गया तो उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। मतलब जब रिलैक्स हुआ तो ब्लड का प्रेशर कितना हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसका प्रेशर कितना हुआ, इसको मापा गया। तो ये हो गया आपका 80 mmHg। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों को मिला करके हम लोगों ने कह दिया, क्योंकि वो हम बता पा रहे हैं कि ब्लड का प्रेशर कितना है, इस कारण से हम इसको क्या कह दिए? ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर आप देखे होंगे कि डॉक्टर्स लिखते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होता है। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो 120 और 80 क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस। इस ब्लड प्रेशर को जिस मशीन से वैसे कान डालकर कैसे ऐसे दबाता है ना, नहीं है ना, ब्लड प्रेशर मापने वाला मशीन पता है किसी को क्या होता है? पता है? चलो वेट करता हूँ, अगर किसी को पता हो तो बताओ। नहीं, चलो मैं बताता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। उसको हम क्या कहते हैं? SPHYG है ना, SPYG। स्पिग्मो कैसे पढ़ेंगे इसको? स्पिग्मोमैनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है ना, वो इस मशीन को हम लोग ये कहते हैं। ठीक।
उसके बाद आप लोग एक बार बार एक शब्द पढ़ते हो जिसका अपन पल्स कहते हैं। तो पल्स क्या है पता है? सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक, अरे सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डिस्टोलिक प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं पल्स प्रेशर डिफरेंस। इसको मिला करके ये एक्चुअल में पल्स, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है आपको रिस्ट में देखने को मिल जाता है, गले के यहाँ पे नेक रीजन में भी आपको ये पल्स देखने को मिल जाएगा। तो पल्स को जिस मशीन से नापा जाता है उसको अपन लोग बोलते हैं स्पिग्मोग्राफ। जैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे पल्स मापा जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पिग्मोग्राफ। तो स्पिग्मोग्राफ क्या होता है? जिससे पल्स नापा जाए। तो ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट साउंड हो गया। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। अगर ये ब्लड प्रेशर लो है तो इसको लो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो इसी का फ्लक्चुएशंस डॉक्टर देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत भाई तो बताओ। अब हम लोग देखते हैं कितने अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है और कितना अमाउंट ऑफ ब्लड एक कॉन्ट्रैक्शन में जा आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्ट के वॉल्यूम्स, क्योंकि इतना वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपको देखने को मिल रहा है। एक वॉल्यूम देखो, इस चीज को ध्यान से अगर अपन देखें, अरे यार पूरा बैक मत हो जाए। अगर वॉल्यूम अगर अपन देखेंगे तो वेंट्रिकल जो है नीचे के दोनों 120 मिलीलीटर से भर जा रहे थे। 120 मिलीलीटर से भर जाते हैं। ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड आया तो 120 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर के एक बार और सर गायब हो गया। एक सेकंड रुकना ना। वो जो स्क्रीनशॉट रहता है ना, वो कहाँ से पता है? चालू है लाइट ना, फाइल व्यूअर यहाँ पे पिक्चर्स हाँ ये है। अच्छा, ब्लड प्रेशर एक बार ऑफ हो रहा है। फाइल व्यूअर पिक्चर्स, कौन सा ब्लड प्रेशर लिखा है?
ठीक, तो ब्लड प्रेशर के बारे में अगर आप ध्यान पे देखोगे, एक बार फिर से पूछा है किसी ने। ठीक, देखो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड एक प्रेशर से जा रहा होगा, हार्ट रिलैक्स कर रहा है तभी भी ब्लड का प्रेशर होगा, क्योंकि हार्ट में जो ब्लड जा रहा है वो प्रेशर से जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा प्रेशर से, है ना। आ भी रहा होगा तो प्रेशर से आ रहा होगा, नहीं। अरे भाई पानी बाल्टी से भी नीचे डालोगे तो कुछ प्रेशर होता है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको मापा गया 120 mmHg से। डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स कर रहा है, इसको हम लोग 80 mmHg, ये स्टैंडर्ड है जो नॉर्मल चल रहा है नॉर्मल व्यक्ति में। अगर ये 120 से लेकर के 140 हो गया, मान के चलो कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड के प्रेशर को 140 mg से भेज पा रहा है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हार्ट तो 140 mmHg के साथ भेज पा रहा है। इस कारण से जितने भी सेल्स मिलेंगे ब्लड प्रेशर एकदम तेजी से आएगा जो नॉर्मल से आ रहा है। इस कारण से हम लोग बोलेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड को धीरे प्रेशर उतरा नहीं है जितना वो सेल्स में जाता है, तो हम लोग लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर प्लस रिलैक्सेशन प्रेशर, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। इन दोनों को हम लोग मिला करके क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। तो कितना प्रेशर आर्टरीज में ब्लड से आ रहा है, जा रहा है ना, आर्टरीज में कितने प्रेशर जा रहा है वो प्रेशर कहलाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग किसमें मापते हैं? जो डॉक्टर ऐसे कान में लगाता है उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। हाँ, जब दौड़ते हैं ना तब बीपी इसलिए बढ़ जाता है कि क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स है ना उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है? तो सांस पहले एकदम फूलने लग जाता है, क्योंकि भाई लंग्स के पास जब ऑक्सीजन जाता है तो वो ऐसे सर्कुलेट कर जाता है ऑक्सीजन। अब ज़्यादा काम करोगे आप लोग तो ऑर्गन्स जितने भी है काम करने लगेंगे, तो जितनी भी कोशिकाएं वो भी काम करने लगेंगे, उनको चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काम करना तो इस कारण से फेफड़ा फूलने एकदम ऐसे ऐसे करते जाते हैं ना, तो वो होने लग जाता है। ठीक, दूसरी बात ये बात हुई कि ब्लड जा रहा है सब सेल्स के पास, तो उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हार्ट को जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करना पड़ेगा। समझ रहे हो? इस कारण से जल्दी जल्दी करेगा तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट जल्दी हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, जल्दी जल्दी होना है दोनों प्रोसेस को। तो 120 और 80 से ऊपर चला जाता है, इस कारण से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो एक्सरसाइज के समय भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एक्साइटमेंट के समय भी, या कोई व्यक्ति इमोशन में बह गया हो तभी भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ना। एकदम ज़्यादा ही रोने लग जाओगे तो देखना ब्लड प्रेशर एकदम इंक्रीज हो जाएगा आपका। ठीक, बॉडी पोस्चर भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सोए हुए हो तो आपका ब्लड प्रेशर कम है, अगर आप खड़े हुए हो तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है नॉर्मल कंडीशन में। इसलिए आप जब सोते हो तो रिलैक्स स्टेट पे रहते हो। खड़े रह गए बहुत देर तक खड़े हो तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हार्ट धड़कने लग जाता है। एक और बात बताऊं अगर आप जेंडर वाइज भी देखोगे ना तो फीमेल का ब्लड प्रेशर लो होता है कंपैरेटिवली मैन से। अगर एक मेल कैंडिडेट का देखोगे उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली फीमेल से। ये स्टडी से पता चल जा चुका है। अच्छा, मोटापा भी इंक्रीज हो गया ना तो ब्लड प्रेशर फिर इंक्रीज दिखेगा। मोटापे से भी, ओबेसिटी जिसको कहते हैं, उससे भी इंक्रीज हो। एज भी हमेशा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करके काम कर पा रहा है। ये आप लोगों के पास चीज़ें रख रहे हो। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो पल्स भी हम डिफरेंस वाइज हम लोगों को देखने को मिलता है। रेडियल आर्टरीज हम लोग इसको कहते हैं, जो रिस्ट में हम लोग देखते हैं। कभी कभार कई लोग यहाँ से देखते हैं, कई पिक्चरों में देखा होगा आपने। आता है तो इधर डॉक्टर इधर देखता है, हाँ जिंदा है कि गया, सुहा हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग देख पाते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को फेल्ट होता है रिस्ट वाले पोर्शन में और ये वाले पोर्शंस में आता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। 120 मिलीमीटर जो है, मिलीलीटर जो है, मिलीमीटर ही बोल रहा हूँ,
120 मिलीलीटर ब्लड हम लोगों को देखने को मिल रहा है वेंट्रिकल्स में भरा हुआ, है ना। 120 मिलीलीटर जो है इसको अपन हटा देते हैं और वाइट बोर्ड ले आते हैं। वही सब स्क्रीनशॉट सेव हो जाते हैं ना, कहाँ सेव होते हैं वही पूछ रहा था मैं भी, है ना। तो वॉल्यूम्स में वेंट्रिकल्स में जब जैसे ही ब्लड भरा गया ऑरिकल्स से, तो वो 120 मिलीलीटर ब्लड कहते हैं। तो जब ब्लड फिल हो रहा है वेंट्रिकल में तो वो रिलैक्स कर रहा है ना, वो रिलैक्स कर रहा है। जैसे ही ब्लड उसमें कंप्लीटली एंटर कर गया है, जैसे ही ब्लड उसमें कंप्लीटली एंटर कर गया है, तब उसका रिलैक्सेशन वाला पॉइंट खत्म हो जाता है। जैसे ही ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया तो 120 मिलीलीटर से भरते गया तो बेचारा रिलैक्स करना बंद हो जाएगा, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसको अपन लोग, अब वो एंड कर रहा है किसको, रिलैक्सेशन को, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हम इसको कहते हैं। इसको हम लोग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। ये ध्यान पे आप रखे रहना कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स जब ब्लड फिल हो गया उसमें ऑरिकल से आया तो 120 मिलीलीटर वो भर जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स खाली करने की कोशिश करेगा और वो जितने भी पल्मोनरी आर्टरीज और सिस्टमिक अओर्टा में अपने ब्लड को देने लग जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करके। तो वो जो ब्लड आगे माइनस हुआ 120 में, वो लगभग 70 ml माइनस हो जाता है। एक ही बार में बता रहा हूँ सर, अभी तो 72 बार कम रहा है इस चीज को। इस 70 ml को हम लोग कहते हैं स्ट्रोक्स वॉल्यूम। ब्लड आया 120 मिलीलीटर आया और ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड सभी ऑर्गन्स में गया, वह 70 ml हो गया, ठीक। 70 ml क्या हुआ, ब्लड गया, इतना ब्लड आया, इतना आया, बचा कितना, 50 ml बच गया ना। रिमेनिंग कितना हुआ, अगर रिमेनिंग करोगे तो वेंट्रिकल्स के पास 120 मिलीलीटर आया, कॉन्ट्रैक्ट होकर के गया कितना, इतना, बचा कितना, 50 ml। जितना गया उसको हम स्ट्रोक्स वॉल्यूम कहते हैं, जितना आया उसको हम लोग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, और जितना बच गया तो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद हो गया, इसलिए वह एंड कर दिया। इस कारण से हम इसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। आया समझ में क्या क्या बोल दिया मैं तो। देख लो भाई, कुछ और रिपीट करवाना है तो आप रिपीट करवा सकते हो। तो एक मिनट में हमको बात पता है कि 72 बार हार्ट धड़कता है, तो कितना लीटर एक मिनट में हार्ट ने अपने ऑर्गन्स में भेज दिया। इसको अपन लोग कहते हैं कार्डियक आउटपुट। एक मिनट में कितने बार ब्लड एक हार्ट ने पंप कर दिया, एक मिनट में कितना लीटर्स पंप कर दिया। हर एक वेंट्रिकल ने एक मिनट में कितने बार ब्लड को पंप कर दिया, वही निकल जाएगा। इसका फार्मूला होता है कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू स्ट्रोक्स वॉल्यूम, अब बताना कितना आएगा, है ना। स्ट्रोक्स वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट कितना होता है, 72। इसका आंसर बता सकते हो कि एक मिनट में हार्ट कितना लीटर ब्लड, कितना लीटर पूछ रहा हूं, कितना लीटर ब्लड बाहर भेजता है, ये बता दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही हम लोग हार्ट बीट कह रहे हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है,
रिलैक्स कर रहा है, ये बीट में आ गया। 5040, बिल्कुल सही बात बोले आप। तो 5040 लीटर नहीं होगा, लेकिन 5040 मिलीलीटर होगा। तो एक बार में कितना हुआ? 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड जो है वो 1 मिनट में हार्ट सर्कुलेट कर पा रहा है। हार्ट बीट के बारे में बात कर लेते हैं कि हार्ट बीट कितना होता है किसमें किसमें। ठीक है, चलो इसका डेटा थोड़ा सा आपको मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, हार्ट बीट अगर एक नॉर्मल ह्यूमन में देखोगे तो 72 बीट पर मिनट होता है। लेकिन बच्चों में अगर देखोगे, मतलब जब बच्चा पेट में है उसका मतलब फीटस कहते हैं, है ना, अगर उसमें आप देखोगे तो 140 से 160 बार हार्ट धड़कता हुआ दिखेगा आपको। ठीक, अगर आप नए नवजात शिशु की बात करोगे या न्यू बॉर्न बेबी की बात करोगे तब आपको 120 से 140 बीट पर मिनट देखने को मिलेगा। इतना सारा क्या क्या बता दिया ना। बच्चों में ज़्यादा बीट देखने को मिल रहा है, फीटस में, फीटस मतलब बच्चा जब पेट में तो उसका अपन फीटस कहते हैं, तो उसमें 140 से 160 बार धड़कता हुआ देखने को मिलेगा आपको, है ना। रैबिट में आपको 210 पर मिनट देखने को मिलेगा। रैट में, भगवान चूहे में बताओगे सर? ऊपर के 3 बस याद रख लेना, बाकी काफ़ी होगा, बाकी इधर उधर पूछ दिया तो एक बार मोटा मोटी समझ लेना। एलिफेंट में विश्वास नहीं होगा आपको। एलिफेंट इतना बड़ा जंतु है और उसमें 28 बार ही धड़क रहे हैं, 28 बार ही धड़क रहा है। रैट में, चूहे में आपको 400 से 600 देखने को मिले, इसलिए भागते रहते हैं उधर, क्यों? एक न्यू बॉर्न बेबी और थोड़ा बच्चों में देखोगे ना तभी भी आपको बता सकता हूँ कि 100 पर मिनट देखने को मिलेगा। ये 4 आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकदम इंपॉर्टेंट है 4। फ्रॉग में 64 पर मिनट, फ्रॉग भी लिख सकते हो। फ्रॉग में आपको 64 पर मिनट देखने को मिलेगा। उसके बाद, और बाबा इतना सारा पढ़ा दिया, हमारे बुक में इतना सारा नहीं दिया है, क्यों? ब्लू वेल, ब्लू वेल जानते हो ना, वो 25 पर मिनट। तो कुछ डेटा है, मेरे को शुरू के याद है, बाकी के याद नहीं है। बाकी आपको भी ध्यान पे नहीं रखना है उतना, तो ये आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा चीज़ें एकदम अच्छे से। कुछ हार्ट बीट के डिसीज़ हैं, उसको आपको पढ़ाता हूँ। डिसीज़ पकड़ते हैं हम। डिसीज़, हाँ, डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने लिखा नहीं होगा, चलो लिख लीजिए आराम से इसको, फिर डिसीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, नहीं तो कल हम लोग आर्टरीज वेन्स पढ़ लेंगे। ठीक है, समय है 10-15 मिनट, देख लेते हैं।
ठीक, चलो डिसीज देखते हैं फटाफट। हार्ट बीट की डिसीज पहले देखते हैं। कई लोगों का धड़कन बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, उसको टेक्निकली कहता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, हार्ट बीट क्या होता है, इससे इंक्रीज हो जाता है। टैकीकार्डिया क्या है, हार्ट बीट जो है नॉर्मल से इंक्रीज हो जाए, 100 पर 120 130, इसको अपन टैकीकार्डिया कहते हैं, डॉक्टर्स लिखते भी है ये। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया क्या है, हार्ट बीट नॉर्मल से कम हो जाए, हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल से कम हो जाए, उसको हम लोग ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। दो चीज़ आप लोगों को ध्यान पे रखना है। दूसरा, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे हाइपर टेंशन या फिर हाई बीपी। ठीक, मोटा मोटी मैं बोल सकता हूँ कि यह 140/90 हो जाता है। ठीक, कम हो जाए उसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेंशन। हाइपो शब्द कहाँ से आया, कम, इसको हम लोग LBP के नाम से जानते हैं। ये लगभग 110 से 70 के बीच हो जाएगा तो आप बोलोगे कि लो ब्लड प्रेशर है। ठीक, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप लोगों को जानना चाहिए। ठीक, इसके बाद और भी बहुत सारे टर्म हैं आपको जान के रखना चाहिए। एक होता है, इसका नाम मेडिकल टर्म में यही होता है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये भी एक टर्म है जो आजकल बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इतने सारे टर्म्स हैं, इतने सारे डिसीजेस हैं जो आपको बिल्कुल ही जान लेना चाहिए। ब्लड वेसल बस पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा, फिर कार्डियोवैस्कुलर, फिर नेक्स्ट हम लोग नया सिस्टम पकड़ लेंगे कल। ठीक है, देखो, वसा का डिपोजिशन, लिपिड का डिपोजिशन या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हार्ट के वॉल्स में हो जाए, हार्ट के वॉल्स में हो जाए और उस वॉल को पूरी तरह चोक कर दे। एक हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि आर्टरीज में, हाँ, जितना भी आर्टरीज है ना, जितना भी आर्टरीज है उसमें जा करके कोलेस्ट्रॉल जा करके इकट्ठा होते जाए, कोलेस्ट्रॉल जा जाके इकट्ठा होते जाए, इकट्ठा होते जाए, इकट्ठा होते जाए, कोलेस्ट्रॉल जा जाके इकट्ठा होते जाए। इसको हम कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन का डिपोजिशन किसमें, आर्टरीज के वॉल्स में, आर्टरी वॉल में, ये क्या कहलाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। जो भी बाईपास सर्जरी होती है तो वो जितने भी आर्टरीज है ना उसमें जा जा करके कोलेस्ट्रॉल जा जा के रुक जाते हैं, तो ब्लड जा नहीं पाता उससे, इस कारण से हम लोग सर्जरी करवाते हैं, बाईपास सर्जरी कराते हैं, है ना। तो इनका हार्ट चोक हो गया है, ये एक्चुअल में यही है, इसको टेक्निकली हम लोग यही कहते हैं। अब आर्टरीज जो है, आर्टरीज में हमेशा ब्लड जो है एकदम प्रेशर से जाता है, आर्टरीज की खासियत है कि ब्लड एकदम प्रेशर से जाता है। तो आर्टरीज अगर हार्ड हो जाए, आर्टरीज अगर हार्ड हो जाए, क्यों हार्ड हो जाए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बोलते लोग ना, कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर दे, कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर दे तो क्या होगा, आर्टरीज क्या जाता है, हार्ड हो जाता है। आर्टरीज कैसा जाता है, हार्ड। इस आर्टरीज का, अब वो हार्ड हो गया तो देखो पाइप एकदम हार्ड जाता है, और लचीला रहेगा तो बढ़िया से पानी जाता है, हार्ड हो जाता है तो फिर वो फूटने लग जाता है, तो आर्टरीज गड़बड़ हो जाएगा। प्रेशर से जा रहा है या हार्ड हो गया है तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हार्ड चीज़ के ऊपर ऐसा मारोगे तो प्रेशर पड़ेगा, अगर लचीला चीज़ रहेगा तो
इस तरह से ऐसा ऐसा होते रहता है। तो इसको अपन लोग आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक, चलो 5 मिनट का और ब्लड वेजल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर खत्म करते हैं। उसके बाद आपकी बाकी की क्लासेस होगी। 7 बजे से कहा है सर ने, आते ही होंगे सर। एक साइड आप आर्टरीज लिख लो, एक साइड आप वेन लिख लो, बाकी सब काम हो गया। ब्लड वेजल्स के बारे में बोलेंगे, वाहिकाएं के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों के पास 3 वेजल्स आप लोगों को देखने को मिल गए। एक हो गया हमारे पास आर्टरीज, ठीक। सेकंड हो गया हमारे पास वेन्स, इसके बाद हमारे पास हो गया कैपिलरीज। एक चीज ध्यान पे रख रहना कि आर्टरीज क्या करेंगे, ब्लड को हार्ट से सभी ऑर्गन्स में भेजेंगे। ब्लड को सभी ऑर्गन्स में भेजने का, हार्ट से सभी ऑर्गन्स में, हार्ट से सभी ऑर्गन्स में भेजने का काम कौन करेगा? आर्टरीज, ब्लड को। ठीक, ब्लड कौन से होंगे? ऑक्सीजनेटेड। ब्लड कौन से होंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक एक्सेप्शन आप लोगों को ध्यान पर रखना है, वो क्या है? वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी का। अभी बताया ना आपको, ब्लड हमेशा ही स्पीड और प्रेशर में आर्टरीज में ही जाता है। स्पीड और प्रेशर आर्टरीज में ब्लड का ज्यादा होता है। ठीक, इस कारण से इनका जो, इस कारण से हार्डनिंग नहीं होनी चाहिए इनकी, प्रेशर पड़ जाएगा आर्टरीज के ऊपर। इसलिए ये आर्टरीज जो है ना, वो डीप एकदम डीप अंदर डीप प्रेजेंट रहते हैं। तो इनका सिचुएशन अगर देखा तो ये डीप है, बहुत ज़्यादा अंदर मिलेंगे आपको। वेन्स आपको देखने लग जाएंगे। ठीक, प्रेशर से जा रहा है, इस कारण से आर्टरीज के वॉल कैसे होंगे? ठीक होंगे, मोटे होंगे ना, प्रेशर है इसलिए ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो, ऑक्सीजन इस ब्लड में है, इनके जो ये आर्टरीज में है, इस कारण से ये ब्लड जो है, ये आर्टरीज का रंग जो है ना, वो पिंक या रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन की वजह से रेड लग जाता है। ऑक्सीजन है इसलिए। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। दूसरा, वेन्स की बात करें तो ऑर्गन्स से हार्ट में जाने वाला, ले जाने वाला ब्लड को वेन होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त को लेकर जाएगा। उसके बाद इसमें एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ा पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन आप लोगों ने एक एक्सेप्शन पढ़ा, इसमें जस्ट उल्टा काम हो रहा है, ऑर्गन से हार्ट में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहे हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा। ये सुपरफिशियल प्रेजेंट रहते हैं, आपको दिख सकते हैं, सुपरफिशियल है। स्किन में इसलिए आपको दिख रहे हैं ना, जो वेन्स है आपके,
लो प्रेशर और स्पीड से जाता है, लो प्रेशर या स्पीड आपको देखने को मिलेगा। स्पीड भी लो, प्रेशर, ब्लड का फ्लो, ब्लड का, दौड़ेगा नहीं भाइयों, है ना। ये आपको डीप रेड कलर के दिखेंगे या ब्लूइश कलर के दिखेंगे, डीप रेड या फिर ब्लूइश कलर के, ठीक है। ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। कैपिलरी का काम बहुत है इजी। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को दोनों ही जोड़ करके रखे रहते हैं। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को, सॉरी आर्टरीज, यह मान के चलिए आर्टरीज है और ये वाला वेन है। ये देखो इतना फास्ट फास्ट पढ़ाता है आदमी, ऐसा बोलते होगे। अरे सिंपल है, कहानी टाइप का पढ़ोगे तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे। इस तरह से ब्रांचिंग स्ट्रक्चर से वो जो येलो वाला वेन हो गया, ये वाला आर्टरीज हो गया। तो कैपिलरीज देखो, ये वाला वेन्स हो गए, ये वाला आर्टरी हो गया। इसको हम लोग क्या कह दिए, कैपिलरीज कह दिए। दोनों को जोड़ करके काम कर रहे हैं इस वजह से। अब आर्टरीज को पकड़े और उसको काट दिए पाइप जैसे, वो कैसा दिखता है इसको भी देख लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा कहानी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो, लिख दूंगा, लिख दो। आर्टरीज के वॉल देखो कैसे होते हैं। 3 लेयर देखने को मिलेगा आपको, 3 मुख्यतः 3 ही देखने को मिलते हैं। यहाँ भी बना देते हैं, यहाँ भी बना देते हैं, ये ठीक है। काट के बता रहा हूँ, वैसे वेन्स का बता रहा हूँ, दोनों का कंपेयर करके देख लेना कि आपको और आसान पता चल जाएगा। कलर दूसरा कर देते हैं, चलो ये ऐसा कर लेते हैं, ठीक। इसको ठीक कर देते हैं ऐसा, और फिर इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक। और एक डब्बा बना देते हैं बीच में, एकदम आसान से पता चल जाएगा क्या दिख रहा है। ये देखो, अगर आप वॉल को इस तरह से काट दिए तो आपके पास 3 लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला वाला लेयर कहलाता है एक्सटर्नल है, इस कारण से ये कहलाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना, देखो बायोलॉजिकल टर्म्स कुछ हिंदी में नहीं होते नम, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसलिए आउटर लेयर आर्टरीज का क्या कहलाएगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना। वेन्स का भी आउटर लेयर क्या कहलाएगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर लेयर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहलाएगा, ट्यूनिका इंटरना। ये देखो, ये अंदर वाली लेयर, ये क्या कहला रहा है, ट्यूनिका इंटरना। वैसे ही ये सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहलाएगा, ट्यूनिका इंटरना। वेन्स का भी अंदर वाला लेयर ट्यूनिका इंटरना और उसका भी लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब देखो, ट्यूनिका एक्सटर्ना और इंटरना के बीच वाले लेयर कहलाएगा ट्यूनिका मीडिया। मिडिल है ना, इसलिए ये देखो ये बीच। लेकिन आप वेन्स में देखोगे कि ट्यूनिका मीडिया जो है वो उसका एरिया कम है और इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक। ट्यूनिका मीडिया जो है वो ज़्यादा है किसमें, आर्टरीज में, और वेन्स में ट्यूनिका मीडिया जो है वह कम है, ठीक। अब ये ज़्यादा हार्ड नहीं हो सकते, इस कारण से इस तरह से एक लेयर प्रेजेंट बीच में होता है जिसको इलास्टिक लेयर कहते हैं। इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है इसको। इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये इलास्टिक लेयर प्रेजेंट रहता है इसमें, है ना, ये इलास्टिक है। अच्छा, क्योंकि ब्लड स्पीड से आता है, इस खाली वाले हिस्से को अपन ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन ना, ये खाली वाले हिस्से को ल्यूमन कहते हैं। मत जानना, चल जाएगा। आप इतना बात जानो कि मिडिल सेक्शन बड़ा होता है आर्टरीज में और वेन्स में ये छोटा रहता है। ये आप दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है।
तो ट्यूनिका इंटरना, एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, इस प्रकार से लेयर होता है। इस कारण से मैं क्या कह सकता हूँ कि इसमें आपको प्रेशर वाइज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ब्लड वेजल्स की सबसे पहले डिस्कवरी, ब्लड वेजल्स की सबसे पहले डिस्कवरी मार्सेलो मेल्पिगी ने की थी। नहीं, ब्लड वेजल्स की डिस्कवरी, ब्लड कैपिलरीज की डिस्कवरी बोल सकते हो, मार्सेलो माल्पिगी ने की थी। मार्सेलो माल स्पेलिंग देख लेते हैं भाई, गड़बड़ नहीं होना चाहिए किसी का नाम। तो मार्सिला मेल्पिगी ने करी थी। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान पर रखना पड़ेगा कि इलास्टिक वॉल किस में प्रेजेंट रहता है, आर्टरीज में। इलास्टिक वॉल प्रेजेंट नहीं होता वेन्स में। ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया, इन सब के वॉल्स की प्रॉपर्टी है, आर्टरीज थिक होते हैं, स्पीडली ब्लड प्रेशर जाते हैं इसमें। यह सब आपको ध्यान पर रखना है विद एक्सेप्शन। तो ये आप लोगों के पास लगभग पूरा ब्लड बस बचा है ना। ब्लड हम कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे तब। ब्लड एक टिश्यू है, उत्तक है बोलते हैं लोग ना, वही है। तो ये आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो इतने सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप लोगों को मैंने थोड़ा डिटेल पढ़ा दिया है, कोई बात नहीं। आप डायग्राम वाइज पढ़ करके फटाक से रिवाइज कर लें, बढ़िया से एक पेज में बनाए, चिपका दें हार्ट का स्ट्रक्चर को, पूरा चीज़ें याद हो जाएगी आपको। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ लो। ऑडियंस ऊपर नीचे 4 के बाद 2 हो गए, क्लास ज़्यादा हो गई करके। नहीं तो सर ऐसे में ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे, है ना। देख लेना अपने हिसाब से चीज़ों को देख लो। ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड के बाद ब्लड ग्रुपिंग, नेक्स्ट सिस्टम उठाएंगे। पहले एक सिस्टम उठाएंगे, कोई भी एक रेस्पिरेटरी है, नर्वस सिस्टम जो भी हो, ब्रेन का स्ट्रक्चर जो भी है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान पर रखना है ब्लड वेजल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चले चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। क्लास एंड करते हैं। अरे यार